is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जैसे हर वीकेंड में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंपनी का एनालिसिस लेकर आता हूँ, आज भी लेकर आया। और आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली में थोड़ा चेंज किया है वीडियोस में। पहले जैसे ओनली टेक्निकल्स और लेट्स फंडामेंटल था, अभी दोनों में ऑलमोस्ट सेम वेटेज दे रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना तो उतना मतलब टफ नहीं है, लेकिन आपको जैसे कोई कंपनी में फंडामेंटली आप बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सा टाइम पे एंट्री करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे देखा लोग, बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन उसमें एंट्री करके सालों के बाद साल बैठे रहते हैं, उसके बाद अचानक से ये मतलब उसमें मूव आता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कंपनी कोई मल्टीपैकर्स बना उसको उठा लो, देखो उसमें तो मैक्सिमम मतलब जो मूव मिला वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 महीने का ही मूव होता है। उसके बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन फिर से 1-2 महीना मूव होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप अगर कर रहे हो तो उसमें जो मतलब कौन सा टाइम पे एंट्री करना है, तो अप ट्रेंड में रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं शायद हम लोगों को, क्योंकि क्या होता है कोई भी फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग दिखता है हम लोगों को वो पहले ही फैक्टराइज हो जाता है। तो ऑब्वियसली तो फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो बिजनेस भी ग्रो होता है, नया नया पॉइंट्स भी आते रहते हैं, तो उसके लिए फिर से नया अप ट्रेंड भी चालू होता है। तो आप कोई नया अप ट्रेंड जब चालू होता है उस जगह पे उस कंपनी में एंट्री ले सकते हो। तो वो आपके लिए मल्टीवेगर्स रिटर्न बहुत शॉर्टेस्ट टाइम पे दे सकता है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं उसलिए टेक्निकल्स पे ज्यादा वेटेज देता हूँ। क्योंकि फंडामेंटल न्यूज, हम लोग बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, छोटा रिटेल इन्वेस्टर है। फंडामेंटल न्यूज हमारे पास हमेशा सही वक्त पे आता नहीं है, हम लोगों के पास जब आता है ऑलरेडी फैक्टराइज हो जाता है। तो हमेशा मैं उसके चार्ट को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। तो लेकिन कोई कंपनी में अगर दिख रहा है टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी ये अच्छा दिख रहे, तो वो कंपनी को ज्यादा मैं वेटेज देता हूँ। पहले तो है नॉर्मल कंपनी के लिए मैं टेक्निकल्स को ज्यादा वेटेज देता हूँ, लेकिन जिस जगह पे अगर कोई कंपनी में टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों अच्छा दिख रहा है तो उस कंपनी को सिलेक्ट करना ज्यादा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे स्टॉक तो मिलते रहते हैं, लेकिन जिसमें दोनों अच्छा होता है उससे कोई कंपनी को हम लोग अगर पिक कर सकते हैं तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन बनेगा। चलो ऐसे ही एक आज जैसे ऐसे ही एक कंपनी लेकर आया, उस कंपनी का मतलब मेरे को तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छा लग रहा है। और फंडामेंटली या टेक्निकली दोनों में बहुत ज्यादा स्कोप मेरे को दिख रहा है। तो आज नहीं तो कल इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला ही है। अभी पूरा चालू करने के पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मेरा वीडियोस जो है मैं बनाता हूँ आप लोगों के साथ, मेरा खुद का स्टडी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन में दे नहीं सकता हूँ। रिकमेंडेशन के पर्पस पे इसको मत लीजिए, ये इसको आप लोग लर्निंग के पर्पस पे यूज कीजिए। आप लोगों को अगर मेरा लर्निंग से आप लोग अगर कन्विंस हो तो उसके बाद भी आप लोग खुद का स्टडी कीजिए और खुद का कन्विंसन के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते हो। मैं इस वीडियो में पहले फंडामेंटल थोड़ा कवर करूंगा, उसके बाद टेक्निकली आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। देखो कुछ भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो कभी कंफर्म नहीं होता है, ये 100% श्योर कभी नहीं होता है। तो 100% श्योरिटी तो इसलिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स रखना पड़ता है माइंड में, इस पॉइंट के नीचे अगर जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा, हाँ मेरा एनालिसिस होंगे उसलिए। और कौन सा पॉइंट पे एग्जैक्टली एंट्री करना चाहिए वो भी हम लोगों को टेक्निकल्स बताता है। तो पहले मैंने फंडामेंटल कवरेज आप लोगों को दूंगा क्योंकि कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोनों चीज आप लोगों को शेयर करूंगा। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मैंने जैसे बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, इतना स्टडी करके आप लोगों से शेयर करता हूँ, लेकिन इसमें ना व्यू मिल रहे हैं ना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप लोगों को मेरा जो लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो मेरा व्यू बढ़ेगा। क्योंकि मेरे को, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मेरे को पता है कोई एक बार दिखेगा तो वो देखेगा बाद में। चलो फिर ज्यादा बात नहीं करके चालू करते इसमें। मैंने आज एक पहले जो ये आप लोगों को पिक्चर जो दिख रहा है, ये पिक्चर क्या है, ये पीवीसी पाइप का जो पाइपिंग इंडस्ट्री है, पीवीसी पाइप का वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है। जैसे इसका वर्ल्ड वाइड कौन सा कंपनी में बाद में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, वो सरप्राइज है। आप लोग पूरा एनालिसिस के बाद खुद बोलोगे हाँ इस कंपनी में तो ग्रोथ आ सकता है। चलो तो वो कंपनी जो है पीवीसी पाइपिंग सेगमेंट में हम लोगों को पता है कौन सा
इधर लीडिंग प्लेयर्स है, हमारा लीडिंग प्लेयर्स है, हमारा इधर का ऑब्वियसली पहले ही आता है एस्ट्रल का नाम आता है, उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज आता है, प्रिंस पाइप आता है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आता है, और आशीर्वाद करके और एक है जो अभी लिस्टेड में नहीं है। तो ये सब होता है। चलो पीवीसी जो पाइप का सेगमेंट है वो उसका CAGR है 4% फ्रॉम द 2019 टू 2020 2018 टू 2023 तक, लेकिन इस जगह पे लास्ट ईयर कोविड की वजह से डिग्रोथ था, तो ऑब्वियसली तो अभी फास्टर पेस में ग्रो हो सकता है, क्योंकि कोई काम एक साल चलो रुक गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट साल तो होगा, तो एक्सपेक्ट कर रहा है तो 2020 से 21 से लेकर 25 तक ये इंडस्ट्री शायद 10% CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। ये तो इंडिया में एक ग्रो रेट फास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ये पाइपिंग जो इंडस्ट्रीज है इसके लिए बहुत सारे ये पुशबैक है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो 12 करोड़ हाउस होल्ड पे पानी पहुंचाना है, अर्बनाइजेशन है, जो अर्बनाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है उसके लिए है, अभी जो गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है उसके लिए भी यूज हो रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव पुशबैक है ये इस इंडस्ट्री का। और पीवीसी पाइप क्यों है? पीवीसी पाइप इसलिए चाहिए क्योंकि एक पहले मेटल और जिंक का जो है ये सब का मेटल का यूज होता है, लेकिन मेटल का क्या होता है कि प्रॉब्लम है उसमें कि मतलब कोरोसिव आ जाते हैं, मतलब रास्ट आ जाते हैं, लेकिन वो रास्ट नहीं आए उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन पीवीसी पाइप उसके कंपेयर में बहुत चीप होता है और कभी रास्ट नहीं होता है, और पीवीसी पाइप सही से ट्रीट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंस भी होता है। तो पीवीसी पाइप का इसलिए यूज मतलब होता है। और दूसरा है कि इंडस्ट्री, जो मैं इंडस्ट्री का साइकिल आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे इंडिया में अगर देखेंगे ना, ये हाईली फ्रैगमेंटेड क्यों बोल रहा है, देखो ये जो है इंडिया का जो इंडस्ट्री साइकिल है, इसमें देखो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 11% मार्केट शेयर है, उसके बाद आता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 9% मार्केट शेयर है, आशीर्वाद पाइप 7%, जैन इरिगेशन 6%, एस्ट्रल पॉलीलिंक्स जो है 6%, प्रिंस पाइप और अदर्स 56%। ये पूरा फ्रैगमेंटेड है, मतलब उतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटा छोटा कोई भी पाइप बनाने के लिए आ जाता है। तो ये जो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है ना, इन लोगों के लिए ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, जितना दिन जाएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर और बैंडेड, क्योंकि इंडिया के पहले तो लोअर क्लास बहुत ज्यादा था, अभी जितना टाइम जाएगा अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का परसेंटेज इक्वली बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को जो इनकम बढ़ रहा है, तो अपर क्लास और मिडिल क्लास में जितना होता है तो बैंडेड चीज यूज करने का एक टेंडेंसी बढ़ता है। तो ऑब्वियसली तो जो फ्रेगमेंटेड जो सेगमेंट्स है, तो उस सेगमेंट से मतलब जो बैंडेड प्लेयर्स है उन लोगों के पास, ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास मार्केट शेयर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। ये तो भले ही ये इंडस्ट्री 10% के हिसाब से ग्रो करेगा, लेकिन शायद ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है और भी ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकता है कि और दूसरा जो है इसका जो पीवीसी पाइप का वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ इधर 4% तो दिखा रहा था, लेकिन इस जगह पे इंडिया में एक्सपेक्टेड है शायद 10% के ऊपर ग्रो करेगा। 70% जो ग्रोथ will come APEC region मतलब एशिया एंड स्पेसिफिक रीजन। तो ये तो दिख गया जो, चलो इस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ का चांस है सीपीवीसी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारे पुश है और सब कुछ है, तो उसके हिसाब से पीवीसी पाइप का जो सेगमेंट है वो बहुत अभी अभी हम लोगों से शेयर करता हूँ कौन सा इंडस्ट्री में शेयर कर रहा हूँ मैं। जो आज डिस्कशन के लिए है वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज क्यों में मतलब डिस्कशन के लिए लिया, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर करता हूँ। फिनोलेक्स इंडस्ट्री मेनली दो प्रोडक्ट है। इसको अगर रेवेन्यू ब्रेकअप हम लोग देखेंगे, इसका 60% रेवेन्यू आता है पीवीसी पाइप से और 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है पीवीसी रेजिन सेल से। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, जो 60% रेवेन्यू आता है ये पीवीसी पाइप सेल से और 40% कंट्रीब्यूशन पीवीसी रेजिन से। तो अभी ये दोनों क्या चीज है, एक्चुअली क्या होता है, पीवीसी पाइप का जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो पीवीसी रेजिन होता है। तो ये पीवीसी रेजिन इसलिए बनाता है क्योंकि इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए काम है। जैसे आप लोग अगर देखोगे, देखो इस जगह पे कंपनी प्रोड्यूस मैट्रिक्स
2,47,300 metric tons of PVC resin, then out of which 1,83,500 metric tons already मतलब 60-70% इन हाउस यूज हुआ। तो मतलब इसका जो प्रॉब्लम होता है रॉ मटेरियल जो बाकी कंपनीज है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट है। तो ये ऑब्वियसली अप डाउन रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन रेजिन का प्लांट लगा लिया, जिधर से इसका 3 जो प्लांट है उस जगह पे सप्लाई होता है। तो ऑलमोस्ट जो रेजिन प्रोड्यूस होता है, जो इसका जो 2 सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता है। तो एक तो रेजिन सेगमेंट से, रेजिन सेगमेंट जो होता है ये तो पूरा का पूरा मैक्सिमम इसका 80-90% इन हाउस यूज होता है। इन हाउस कैसे यूज होता है, देखो मेनली 60-70% जो पीवीसी पाइप्स तो ये तैयार होता है उधर यूज होता है, और इसका एक दूसरा एक वर्टिकल से फेनोलेक्स केबल्स, तो उस जगह केबल्स के भी जो आउटर लेयर होता है उसके लिए रेजिन यूज होता है। तो उस जगह पे तो इसको रेजिन जो है वो बाहर बेचने का जरूरत है नहीं, ये इन हाउस ही इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और दूसरा रेजिन जो इन हाउस यूटिलाइजेशन होता है उसके वजह से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है आप लोगों का, जैसे इसका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट का फ्लक्चुएशन चलता है उसमें इसको बेनिफिट मिलता है। तो क्योंकि इन हाउस तैयार होता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा रहते नहीं है। चलो इसने क्या क्या बनाते हैं वो तो देख लिया, क्योंकि मेनली पीवीसी पाइप से, तो चलो पीवीसी पाइप्स का मतलब क्या क्या बनाते हैं वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के लिए जैसे कंपनी का साइड में जो प्रेजेंटेशन है उसमें देखा सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग, एएसटीएम पाइप्स एंड फिटिंग, एसडब्ल्यूआर पाइप्स एंड फिटिंग, स्वेरेज पाइप्स, कैसिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, एग्री पाइप्स एंड फिटिंग एंड सॉल्वेंट सीमेंट, ये सब ये बनाते हैं। चलो अभी मेनली जो क्या बनाते हैं वो मेन चीज नहीं है, कि इसका जो एक फायदा ऑलरेडी मैं बोल दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल की इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, इन हाउस मैन्युफैक्चरर होता है, और उसलिए इसका एक रॉ मटेरियल का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसमें एक बेनिफिट मिलता है, और वो मेरे को इसका बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। तो उसलिए मैंने आप लोगों के साथ, चलो पहले तो इसका देख लेते हैं। इंडस्ट्री जो है मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इस इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है एस्ट्रल पाइप्स, लेकिन मार्केट शेयर एस्ट्रल पाइप से फिनोलेक्स से ज्यादा। देखो मार्केट लीडर इस हिसाब से बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट किसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर शेयर मार्केट में देखोगे एस्ट्रल का मार्केट कैप है 41,000 फॉर ऑलमोस्ट 41,200 के आसपास, और दूसरा जो शेयर मार्केट जिसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है उसका है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो है 27,200 का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट। उसके बाद इसका आसपास का जो है प्रिंस पाइप, नीलकमल का मार्केट कैपिटल बहुत कम है, और क्यों मैं नीलकमल को भी नहीं ले रहा हूँ वो भी मैं शेयर करूंगा। और फिनोलेक्स इंडस्ट्री को मेरे को क्यों लगता है जे इसके पास भी मतलब जो है एस्ट्रल का मार्केट कैप शायद सप्रेस कर सकता है, क्योंकि कौन सा चीज मेरे को दिख रहा है इसका बैलेंस शीट में, जिससे मेरे को लग रहा है कि एस्ट्रल का जो मार्केट शेयर है वो भी सप्रेस हो सकता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री से। तो अभी सोचो इसका 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एस्ट्रल का 41 करोड़ का मार्केट कैप है, ये क्यों मतलब इसको अगर सप्रेस करेगा तो इन टर्म्स ऑफ इधर से ही मेरे को क्यों 40 मतलब इसको 4 टाइम्स तो दिख रहा है इसके हिसाब से। देखो एस्ट्रोल अभी 89 का पी पे मतलब ट्रेड हो रहा है, और ये जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो 12 का पी, अभी बात है मार्केट क्यों इसको पैसा नहीं दे रहा है, ये बात है। क्योंकि देखो कोई भी इसमें देखो पूरा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तो कम पैसा मार्केट इसको ही दे रहा है। तो ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में, जरूर कुछ खराब तो होगा जिसलिए मार्केट इसको पैसा नहीं दे रहा है, मार्केट इसको वैल्यू नहीं दे रहे। अभी मैंने उसलिए बहुत ज्यादा डिग डाउन किया इसको और देखा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसका एक ही प्रॉब्लम है, देखो फिनोलेक्स इंडस्ट्री सबको पता है, फिनोलेक्स एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन एस्ट्रोल और सुप्रीम का जैसा ब्रांड बिल्डिंग है उस वैसा नहीं है। एस्ट्रोल हमेशा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, कॉन्टिन्यूस खर्चा करते हैं, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्री भी वही है, तो सबको पता है। लेकिन फिनोलेक्स जो है सबको तो पता है, लेकिन इतना अच्छा ब्रांड है, क्या बनाता है मेरे को भी अभी फिनोलेक्स का नाम आता है तो फिनोलेक्स केविल का ही नाम आता है, फिनोलेक्स पाइप बनाता है इतना तो मेरे को पता नहीं था जब मैंने ज्यादा डिग डाउन किया। अभी देखा मैंने रिसेंटली ये लोग वीरेंद्र सहवाग को देखे ऐड करा रहे हैं, बहुत सारे ऐड इन लोगों का साइट पे भी मेरे को मिला, जो वीरेंद्र सहवाग जी ने इसका ऐड कर रहे हैं। तो मतलब ब्रांड बिल्डिंग पे रिसेंटली बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो शायद। और दूसरा जो देखो पूरा इंडस्ट्री में इससे ज्यादा डिविडेंड तो कोई नहीं देते, 1.17%। और सबसे जो मेरे को लगा सबसे अच्छा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसपे एबिटा कहते हैं, देखो एस्ट्रल जो है 20 का एबिटा पे काम कर रहे हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री 20 का एबिटा
काम कर रहे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखो 29 का एबीटीआई काम करते हैं, जो मतलब सोच नहीं, बाकी सब कोई इसका आसपास नहीं है। मार्केट लीडर्स भी जो है 20 का एबीटीआई काम कर रहे हैं। और इसको अगर देखेंगे रोज जो अपने कितना कैपिटल, जैसे आपने 100 रुपया लगाया बिजनेस के पीछे, तो कितना आपको रिटर्न आ रहे हैं वो अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो इस वर्टिकल में तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन देखो उसका आसपास ही है। तो लेकिन एस्ट्रल से इसका ज्यादा है। तो 35%, 35.64 इज नॉट ए मैटर ऑफ जो। और आप आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे वो भी अच्छा है, 29% का आसपास है। तो मतलब इंडस्ट्री जो लीडर है उससे कहाँ पर भी कम नहीं है। मेरे को कोई रीजन नहीं मिलता है जिसको इतना कम वैल्यू मिल रहा है। ऑब्वियसली कोई कोई इंडस्ट्री में होता है बहुत टाइम कम वैल्यू मिलता है, लेकिन वो टाइम बिंग उसको जब बाकी ये जो बहुत ज्यादा कॉस्टली दिख रहा है तब इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग भी आता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली वैल्यू टैप भी होता है, तो उसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक पॉइंट को इसको चेक कर लेना क्यों इसको कम वैल्यू मिल रहा है। तो उसके लिए डिग डाउन मैंने बहुत ज्यादा किया, आप लोगों के सामने एक एक करके मैं दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया सर्कल जो मार्केट मार्केट शेयर किसको ज्यादा है। मार्केट शेयर सुप्रीम इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा है, 11% का मार्केट शेयर है। उसके बाद ही आता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, 9% का मार्केट शेयर है। एस्ट्रल काफी पीछे 6% का आसपास का मार्केट शेयर है। चलो मार्केट शेयर के हिसाब से तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री एस्ट्रल से आगे है। मैं एस्ट्रल के साथ आप लोगों को एम्पल टू एम्पल कंपैरिजन करूंगा, तो एस्ट्रल को इस साइड में ले लेते। देखो एस्ट्रल डिविडेंड भी ओनली मतलब बहुत ही कम 0.09 का डिविडेंड है इस जगह पे। डिविडेंड ईएल में बोल रहा हूँ, ईएल मतलब आपको जो प्राइस है उसके ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, उसके हिसाब से फिनोलेक्स इंडस्ट्री 1.17, कैन यू इमेजिन, जो 1.17% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री है इसका आसपास है, लेकिन इससे बहुत कम है। तो चलो अभी थोड़ा वो देख लेते क्यों मतलब इसका ओपीएम तो इंडस्ट्री का बेस्ट है। ये कैसे ओपीएम इंडस्ट्री बेस्ट है, ऐसा कभी मतलब ऐसा ही मतलब एक बार एक साल आ गया उसके लिए दिख रहा है, या ये सालों के बाद साल ये मेंटेन कर रहे हैं, और क्या रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना बनने के जो एबिटा होता है। मैंने देखा चलो इस जगह पे ओपीएम मैंने देखा इस पहले तो इसका कम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन करते हैं, शायद रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो अप डाउन होता है उसके लिए होता है। तो मैंने सोचा चलो ईयरली शायद कोई मंथ ज्यादा होगा कम होगा, तो ईयरली देखना बेटर है। ईयरली अगर देखेंगे देखो हमेशा इसको 16 टू 22 में वेरी करता था हमेशा, उससे ज्यादा तो कभी। लेकिन लास्ट 2 साल से देखो 29% इनका जो है 29% का एबिटा कॉन्सिस्टेंटली मिल रहा है लास्ट 2 साल से। ये ऐसा क्या हो गया, मेरे को ये लगता है रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है इसका फ्लक्चुएशन अभी कम हो गया, क्योंकि इसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरा है ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा जो रेजिन का रिक्वायरमेंट है पीवीसी रेजिन, इसका मेन जो रॉ मटेरियल होता है पीवीसी रेजिन, वो इन हाउस ही बन रहा है इसका। तो ये इसका इसलिए रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर फायदा इसको मिल रहा है। चलो अभी देख लेते एक्सपेंसेस कितना है, दूसरा देख लेते। देखो एक्सपेंसेस पहले 65% था उसका, जो मटेरियल कॉस्ट का एक्सपेंसेस है। अभी देखो 2021 में उसका कम कितना हो गया, जो मतलब 20 का फाइनेंशियल होगा और होगा। और ऑब्वियस देखो 55%, तो इसमें क्या है ऑलमोस्ट 10% का एक 5 to 10% का बेनिफिट इस जगह पे रॉ मटेरियल कॉस्ट में कम हुआ। ये क्यों, चलो एस्ट्रल का भी देख लेते हैं जो इंडस्ट्री लीडर है उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्री का मैं पहले देखा ओवर द इयर्स जो था 15 to 20%, इसका भी वही है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा ऑब्वियसली इस जगह पे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन एस्ट्रल का लेवल पे नहीं पहुंचा। क्या डिफरेंस है उस जगह पे, एक्सपेंसेस पे देख ले तो देखो एक्सपेंसेस इसका पहले 60 70 थे 70 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने कम किया एक्सपेंसेस। लेकिन अभी भी अगर फिनोलेक्स के साथ मैं कंपेयर करूंगा तो 7 to 8% फिनोलेक्स से मतलब फिनोलेक्स इंडस्ट्री से 8 to 10% ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसको शायद जो मेन मटेरियल जो है रॉ मटेरियल पीवीसी रेजिन वो बाहर से खरीदना पड़ता है, शायद फिनोलेक्स के पास से खरीदना पड़ता है। लेकिन फिनोलेक्स का वो फायदा है रॉ मटेरियल कॉस्ट का मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट इस जगह पे मिल रहा है। और वही जो 7 to 8% 9 अप टू 10% तक रॉ मटेरियल का प्राइस के बेनिफिट मिल रहा है, वो इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा मतलब मेरे को तो दूसरा कुछ ये मतलब दिखता नहीं है। तो मतलब
इस जगह पे देखो कंपनी के दूसरा और एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है डेप्थ अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन डेप्थ अगर देखेंगे इसके पास 3000 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन उसके सामने 204 का डेप्थ है। एस्ट्रोल का भी मैं देख लेता हूँ थोड़ा। एस्ट्रोल का डेप्थ तो थोड़ा सा कम है, लेकिन रिजर्व देखो 1800 करोड़ रिजर्व से, तो इसके पास 3000 करोड़ का रिजर्व है। तो ये पॉइंट को भी मैंने मतलब बोल सकता हूँ, ये भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जिसके पास 3000 करोड़ पड़ा है उसके सामने 200 करोड़ का डेप्थ उतना बड़ा। और दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा देख लेता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे इस जगह पे मतलब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है, 53% के आसपास मेंटेन कर रहे। अच्छा एफआईआई का होल्डिंग है, डीआईआई का होल्डिंग है, तो प्रोमोटर होल्डिंग में भी उतना कुछ खराबी नहीं है। तो मतलब ये है, इसको जो वैल्यू नहीं मिल रहा है इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन तो नहीं है। फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बेस्ड फंडामेंटल है, तो इसको मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल वैल्यू इसको मिलने वाला ही है। तो मेरे को अगर पाइपिंग इंडस्ट्री जैसे इतना ज्यादा पुश है कि मतलब गवर्नमेंट का जो मिल रहा है अभी पुश सब कुछ का पीछे, अगर पाइपिंग इंडस्ट्री से मेरे को कोई पिक लेना है, देखो सबसे ज्यादा चीप है। अगर चिप जो दिखता है ना उसके पीछे कोई रीजन होता है क्यों इन्वेस्टर लोग पैसा नहीं दे रहे, तो इसलिए आपको डिग डाउन करना बहुत जरूरी है। तो इसका इंडस्ट्री को मैंने उसलिए डिग डाउन किया और देखा पीवीसी पाइप का यूज भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो मेटल पाइप्स होता है कोरोसिव होता है। जनरली इंडियन गवर्नमेंट जो किसान क्रेडिट दे रहे हैं, तो किसान क्रेडिट दे रहे हैं, तो इस साल भी जो टारगेट है 16 लाख करोड़ के आसपास किसान क्रेडिट मिलने वाला है। तो किसान क्रेडिट जो किसान क्रेडिट लेता है वो तो इरिगेशन है या तो वो सब के पीछे कच्चा करता है। तो मतलब ये क्योंकि उसका जो सिस्टम से, क्योंकि इंडिया में जो मतलब उसको क्या कहते हैं फार्मिंग होता है, फार्मिंग में एक प्रॉब्लम तो है बहुत ज्यादा, जो मानसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इरिगेशन सिस्टम जितना बढ़ेगा उतना तो ये पीवीसी पाइप का यूज बढ़ेगा। तो और दूसरा जो है किसान का ऑब्वियसली जो उसका इनकम है उसको डबल करने के ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रहा है, वो भी एक फायदा मिलेगा। जो क्योंकि किसान को पैसा मिलेगा तो वो इरिगेशन ये सब जो मानसून डिपेंडेंसी है उसके ऊपर से निकलने के पहले ट्राई करेगा। तो वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद गवर्नमेंट जो अर्बनाइजेशन, उसके बाद जो मतलब ऐसा पूरा जितना गांव है सारे गांव पे घर घर पे 12 करोड़ घर में जो पानी पहुंचा देने का काम किया और गैस पाइपलाइन का काम कर, बहुत सारे पॉजिटिव स्टिकर है इंडस्ट्री पे। तो मैंने ढूंढ रहा था पाइपिंग में किसको कौन सा में लगा, तो मैंने देखा एस्ट्रोल और मतलब सुप्रीम का देखो एस्ट्रोल का सेल्स भी अगर मैं देख लेता हूँ तो चलो ईयरली सेल्स कितना है। ईयरली सेल्स इसको भी 3400 करोड़ है, और फिनोलेक्स का भी मैं देखूंगा उसको भी ईयरली सेल्स उससे ज्यादा ही है थोड़ा सा, और इसको ग्रोथ भी अच्छा है। तो ग्रोथ इस जगह से अगर मैं देखूंगा एक स्टेगनेंट ग्रोथ था 2020 तक, लेकिन देखो 2021 इंस्पाइट ऑफ मतलब कोविड सिचुएशन इसका एक मतलब जंप तो मिला ऑलमोस्ट 10% के ऊपर, 15% के आसपास जंप है। टीटीएम में भी वही जंप दिख रहा है 5 से 10% के, तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है लास्ट 2 ईयर से। तो शायद ये जो एकदम स्टेगनेंट था इसका सेल्स एंड मतलब उसके लिए शायद ये उतना बेनिफिट इसको मिल नहीं रहा। और लास्ट 2 साल से अगर देखेंगे जो ऑपरेटिंग मतलब जो एबिटा बढ़ा है उसके वजह से इसका प्रॉफिट भी देखो डबल से ज्यादा हो गया। तो ये जो बढ़ा है इसका वैल्यूएशन अभी तक इसको मिला नहीं है और इसका खराब नहीं है। ये बैंडिंग्स पे भी अभी काम कर रहे हैं, इच एंड एवरीथिंग मेरे को कोई इस कंपनी में अभी तक खराबी तो दिखा नहीं। तो मैं क्यों ना अगर देखो मैं ये सब देखना इसलिए जरूरी है, वैल्यू ट्रैप में आप नहीं पड़ जाओ, उसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो देखा तो चलो सबसे चीप में मिल रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। आप लोग अगर लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखो, पैसा अगर टैप हो जाए लेकिन आपको डिविडेंड तो मिलता रहेगा। और दूसरा जो है इस मतलब इंडस्ट्री लीडर्स जो है उसके साथ कंपेयर करके उससे तो मेरे को अच्छा ही दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन मतलब एक ही चीज कमी है जो एस्ट्रल बैंक बिल्डिंग्स पे जितना मतलब ओवर ये यार कच्चा किया उससे ज्यादा मतलब उतना ये नहीं किया। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा इसका साइट पे दिख रहा है वीरेंद्र सहवाग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसको देखे ऐड कर रहा है, सब कुछ अभी मिल रहा है। तो मतलब इसका रोज भी अच्छा है एस्ट्रल से, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसको कोई रीजन नहीं है
और मैंने EBIT मतलब पी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6-7 टाइम्स उसको वैल्यूएशन मिल रहा है। तो 6-7 टाइम्स वैल्यूएशन, इसको अगर इसके आधा भी वैल्यूएशन मिला तब भी ये 4 टाइम्स होगा। तो और मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन मिलना चाहिए इसको। चलो अभी थोड़ा टेक्निकल्स जो है वो देख लेता हूँ मैं, टेक्निकल्स का क्या दिख रहा है। टेक्निकल्स अगर फिनोलेक्स इंडस्ट्री का टेक्निकल्स में देखूंगा, देखो इस जगह पे एक बहुत दिन से एक मतलब 1990 से लेके 2013 तक तो ऑलमोस्ट 23 इयर्स का एक कंसोलिडेशन था। ऑब्वियसली उस जगह पे बिजनेस में शायद कोई ग्रोथ नहीं था, स्टैग्नेटेड बिजनेस था और पीवीसी पाइप का इतना यूज नहीं था। लेकिन इस जगह पे देखो 2013 में इस जगह से जो निकला एक मतलब बड़ा मूव दिया था 2017 तक, 4 साल में ऑलमोस्ट 25 रुपया का वैल्यू से ये लगभग कितना हो गया था, 156 टाइम्स हो गया था। तो 6 टाइम इतना बड़ा जब मूव होता है, देखो इस जगह से एक डाउनफॉल दिख रहा है। तो मैंने जो देख सकता हूँ, तो इसका अगर इलियट वेब का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस जगह पे इसका एक 0 था। तो इस जगह पे एक बड़ा 1 कंप्लीट हुआ मेरा, और इस जगह पे एक बड़ा 2 कंप्लीट हुआ। तो इस जगह पे हम लोग इस जगह से इसको फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लिया नहीं कभी इसको, क्योंकि इतना डीपली एनालिसिस किया नहीं। तो इस जगह पे वेब 3 का कंफर्मेशन मिला। तो वेब 3 इसका तो लाइफ का सबसे बड़ा वेब अभी चल रहा है। तो वेब 3 का कंफर्मेशन कब मिलता है, जब ये पॉइंट को मतलब क्रॉस करते हैं। चलो इस पॉइंट क्रॉस करने के बाद कोई रिट्रेसमेंट तो था नहीं इसका, ऑलमोस्ट चला। तो रिट्रेसमेंट के लिए हम लोगों को वेट करना चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं या नहीं। तो ये जो मतलब हम लोगों के करेक्शन आया, ये हम लोगों के लिए एक रिट्रेसमेंट दिया और हम लोगों के लिए इसमें एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो चलो ये अभी देख लेते हैं रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं। पहले तो बात है, देखो 2 कैंडल तक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद एक बुलिश हार्मिक जैसे कैंडल बन रहा है, वो एक मंथली चार्ट पे तो दिख रहा है रिट्रेसमेंट। और देखो दूसरा जो है, ये जो अपट्रेंड चल रहा था थर्ड वेव क्यों है, वॉल्यूम क्लियर कट अलग है। तो क्योंकि थर्ड वेव में हम लोग को दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है। पहले तो इस जगह पे एक पता तो चल गया, जो 1-2 बिगट 2 कंप्लीट हुआ तो बिगट 3 चालू हुआ, लेकिन उसके साथ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऑलमोस्ट शार्प राइज होता है और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। तो दोनों इस पे सपोर्ट करता है। चलो मैं डेली चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट, पहले तो बात देख लेते हैं कितना लेवल पे इसका ब्रेकआउट था। क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स देखो 2017 से लेके 2021 तक मतलब ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंसोलिडेशन किया इस लेवल के नीचे। ये लेवल है 149 का लेवल के नीचे, अक्टूबर 2017 से लेके इधर ब्रेकआउट दिया 4 टू मतलब अप्रैल में ब्रेकआउट दिया। तो ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स कंसोलिडेशन किया, मतलब इसको बहुत अच्छा एक बेस मिला, एक बड़ा अपमूव 6 टाइम अपमूव मिला था। तो उसके बाद फर्दर अपमूव के पहले एक बेस बहुत जरूरी होता है। तो 3-4 साल का एक बेस मिल गया, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, इसके ऊपर जर्नी कर सकते हैं फर्दर। चलो इसके बाद देख लेते हैं डेली चार्ट पे। तो 140 का आसपास एक ब्रेकआउट था, तो मैंने वो देख लिया। तो उसके बाद एक शार्प अपमूव था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन में आ गया। चलो अभी मैंने एक ट्रेंड लाइन से देख लेता हूँ इसका जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं। मेरे को मैक्सिमम टच पॉइंट चाहिए होता है, टच पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। चलो मेरे को ऑलमोस्ट इस जगह पे भी टच हुआ, इस जगह पे भी, इस जगह पे तो मैंने एक टेल लाइन किया, तो इस जगह पे टेल लाइन का ब्रेकआउट है। और देखो इस जगह पे क्यों टेल लाइन मेरा सही है, इस जगह पे फिर से टच करके ऊपर की तरह दिख रहा है। तो मेरे को ये देख के लग रहा है मतलब थोड़ा सा मेरे को रिट्रेसमेंट है, जो टेल डाउन ट्रेंड लाइन था रिट्रेसमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी एक मेन, देखो इस जगह पे एक मेन रेजिस्टेंस है। देखो क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट 2-3 महीने से इस जगह से ये वापस जा रहा है। मतलब देखो क्लियर कट इस जगह पे टच करके, तो ये टच पॉइंट पे ऑलरेडी 3 बार टच कर चुका है। तो 3 बार टच कर चुका है, उसका क्या मीनिंग होता है, मीनिंग होता है देखो इस जगह पे टच करके क्यों सेल आउट हो रहा है, क्योंकि इधर सेलर बैठे हैं। तो फिर से आया तो सेलर ने सेल किया, ऑब्वियसली सेलर का स्ट्रेंथ तो कम होगा ना, धीरे धीरे सेलर का स्ट्रेंथ। तो तीसरी बार उसने सेल कर चुका है। तो चौथा बार जब जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जगह पे ब्रेकआउट देगा, क्योंकि बार बार जाते हैं तो कितना सेलिंग का अमाउंट रह सकता है। तो सेलर्स का भी स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि बायर्स इतना कॉन्फिडेंस है तो बार बार इसको ऊपर लेकर जा रहा है। तो मेरा हिसाब से इस जगह पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी बना है। और जो तो इस जगह से मेरे को जो ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट सस्टेन करके, ये देखो ब्रेकआउट सस्टेन अगर नहीं करके एकदम से नीचे चला जाता तो मैं इसमें उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इस जगह पे एक पुल बैक टाइप का मिल रहा है, जो मेरे को लग रहा है ये जो इसका अपमूव मतलब डाउन ट्रेंड था टेम्पोररी तो वो खत्म हो गया।
और इस जगह तो मैंने क्या करूंगा, इस जगह पे करंट प्राइस पे एक एंट्री तो लूंगा, मैं 50% एंट्री लूंगा। तो चलो 50% नहीं 40% ले लेते हैं, और इसको क्रॉस करेगा तो और 30% लेंगे, और ये जो हाई है इसको क्रॉस करने के बाद बाकी 40% मैंने एंट्री कर चलो कितना कितना 30% इस करंट प्राइस पे, 30% इस जगह पे, और बाकी 40% इसको क्रॉस करेगा तो। और अगर नीचे आए तो नीचे मैंने इतना लेवल तक 160 का लेवल तक मैंने एक्यूमुलेशन करूंगा, और उसका क्योंकि देखो इस जगह पे 30% लिया, फिर से नीचे इस जगह पे आया तो और 30% लिया, इस जगह पे बाकी 40% ले लिया। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरा जो रिस्क है वो कम हो रहा है, क्योंकि इस जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। तो मैंने इसके नीचे अगर चला जाएगा 160 का नीचे, तो चलो 160 का और भी 2 रुपया 3 रुपया नीचे मैं रखता हूँ। चलो वीकली चार्ट पे देख लेता हूँ। हाँ, वीकली चार्ट पे यही बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 158 के आसपास मैंने एक स्टॉप लॉस देखा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो फर्दर डाउन हो सकता है, मेरे को नहीं लगता इसके नीचे जाएगा। तो मतलब 171 है तो उसके तो 160 का 58 का भी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो 13 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मतलब ऑलरेडी 6-7% का स्टॉप लॉस है। और भी मैंने पायरावेडिंग टाइप का करूंगा, जितना नीचे जाएगा उतना, अगर मैं अगर नीचे आए तो मेरे लिए अच्छा है। ऑलमोस्ट 0-0 का मतलब जैसे नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया तो और भी ऐड किया, थोड़ा सा नीचे आया 160 तक ऐड किया, तो मेरा रिस्क प्रोफाइल कम हो जाएगा, रिस्क का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को स्टेप वाइज कंफर्मेशन मिलते जा रहे हैं, और मेरा स्टॉप लॉस भी टेलिंग होगा। तो मेरे को दोनों तरफ के जो विन विन सिचुएशन तो इसमें तो मैं एंट्री तो करूंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही चीप में मिल रहा है ये स्टॉक, पता नहीं क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरे को तो कोई नेगेटिव पॉइंट्स मिला नहीं, तो इसके हिसाब से मैंने इसमें तो एंट्री करूंगा। तो आप लोग अगर एंट्री करना चाहते हो तो आप लोग खुद का भी स्टडी करो, खुद का भी देखो, और कोई नेगेटिव पॉइंट्स अगर इसमें मिल रहे हैं ऑब्वियसली मेरे को शेयर करो आप। तो चलो फ्रेंड्स, ये था मेरे को फिनोलेक्स इंडस्ट्री का ऊपर जितना मैंने मतलब आप लोगों को जितना मैंने स्टडी किया आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।